Hello everyone, myself Prachi Upadhyay and I welcome you all to study Padaksha. In this video, we are going to discuss about Citizenship Amendment Act 1955, which provide for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. So let's start our discussion with acquisition of citizenship. So citizenship can be acquired by 5 methods: by birth, by descent, by naturalization, by incorporation of territory and by registration. And loss of citizenship is also available, which can be done by 3 methods: by renunciation, by termination and by deprivation. So without wasting our time, let's start with acquisition of citizenship by birth. बाय बर्थ का मतलब है कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उस सोलाई से। उस सोलाई जो है वो लेटिन टर्म है जिसका मतलब है सॉइल। बाय बर्थ और बाय डिसेंट में यही फ़र्क है कि अगर आप इस मिट्टी पे जन्मे हो तो आपको बाय बर्थ से सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जन्म लिया है तो आपको डिसेंट के थ्रू, ब्लड लाइन के थ्रू सिटीजनशिप मिलेगी। बाय बर्थ में हम देखेंगे कि कैसे लोगों को डिफरेंट टाइम लाइन में सिटीजनशिप मिलती है। पहली टाइमलाइन तो बोलती है कि अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आपकी पेरेंट्स की नेशनलिटी इस टाइमलाइन के बीच में मैटर नहीं करती। If your parents and mother are not Indian, then also you can get the citizenship of India. But you will get only if you are born in between this timeline. But ये सब करने के वजह से इलीगल माइग्रेंट्स के जो नंबर है वो बढ़ने लग गए थे। इसी के वजह से एक नया एक्ट लाया गया। बट इसी के साथ एक नई टाइमलाइन भी आई, और वो टाइमलाइन बोलती है कि अगर आप बॉर्न हुए हो इंडिया में 1 जुलाई 1987 को या फिर 1 जुलाई 1987 के बाद, तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो या आपके मदर या फादर दोनों में से कोई भी इंडियन सिटीज़न है आपके बर्थ के टाइम पे, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट इसमें भी कुछ कमी रह गई थी। फिर एक नई टाइमलाइन लाई गई जिसमें अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो 3 दिसंबर 2004 को या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद, तो आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो। सेकंड कंडीशन है कि दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और अगर दोनों में से एक पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न है तो दूसरा पेरेंट्स जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के किसी भी टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं। और प्रेजेंट में भी थर्ड टाइमलाइन ही लागू होगी। बाय डिसेंट आपको सिटीजनशिप मिलती है उस सैंगुइन की बेसिस के ऊपर। उस सैंगुइन अगेन लेटिन टर्म है जिसका मीनिंग है ब्लड लाइन। अगर आप आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए हो तो आपको जो सिटीजनशिप है वो ब्लड लाइन के हिसाब से मिलती है, और इसमें भी टाइमलाइन के हिसाब से लोगों को अलग अलग तरीके से सिटीजनशिप मिलती है। पहली टाइमलाइन ये बोलती है कि अगर आप बॉर्न हुए हो आउटसाइड इंडिया 26 जनवरी 1950 से दिसंबर 10 1992 के बीच में, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी अगर आपके जो फादर है वो इंडिया के सिटीज़न हैं एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। इस दिन के बाद 1992 का अमेंडमेंट एक्ट आया जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता था। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि बॉर्न तो मदर कर रही है पर आप फादर की सिटीजनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और इसी के बाद एक नई टाइमलाइन आई। सेकेंड टाइमलाइन बोलती है कि कोई भी पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है उसके बर्थ के टाइम पे। तो जो थर्ड वाली टाइमलाइन है वो बोलती है कि फ्रॉम दिसंबर 3 2004 कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है तो उसको सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर उसके जो पेरेंट्स है उसके बर्थ के 12 महीने होने से पहले ही रजिस्टर करवा देते हैं कंसुलेट के पास जाकर, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर डेट एक्सपायर हो जाती है तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को सबमिट करवानी पड़ेगी, और उस अंडरटेकिंग में जो भी रीज़न्स है अगर वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर रीज़न एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको नहीं मिलेगी। और उस बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर पासपोर्ट भी मिल गया तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलती है तो फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से किसी को सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उसको सिटीजनशिप दे सकती है, बट उनको सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर वो इन कैटेगरीज के अंदर आते होंगे। तो कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एप्लीकेशन फाइल करने के 7 साल पहले से ही इंडिया में रिसाइड कर रहा हो। पीआईओ वो होते हैं जो खुद
इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर उनके जो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इंडिया के हो, अनडिवाइडेड इंडिया के, या फिर वो ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया में बॉर्न हुआ हो जो इंडिपेंडेंस के बाद मर्ज हो गया हो इंडिया के साथ, जैसे कि सिक्किम। सेकंड है कोई भी PIO जो कि रेसिडेंट है किसी भी कंट्री का आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। थर्ड है ऐसा पर्सन जिसकी इंडियन सिटीजन के साथ शादी हुई है और जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का, 7 साल से इंडिया में ही रह रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले से ही। फोर्थ है इंडियन सिटीजन के माइनर बच्चे। फिफ्थ पॉइंट है ऐसा पर्सन जिसकी फुल एज हो गई है, कैपेसिटी भी है, और वो किनका बच्चा ऐसे पेरेंट्स का जो कि क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भी सिटीजनशिप मिल सकती है। 6 पॉइंट है ऐसा पर्सन जिसकी फुल एज है, कैपेसिटी भी है, तो वो या फिर उसके पेरेंट्स अगर वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्ट थे और अब अगर इनको इंडिया की सिटीजनशिप वापस चाहिए तो इनको तभी मिलेगी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले 12 महीने तक एटलीस्ट वो इंडिया में रहे हो। 7th पॉइंट है ऐसा पर्सन जिसकी फुल एज हो गई है, कैपेसिटी भी है, और वो किसके लिए रजिस्टर्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड इसके पास 5 साल से है तो वो बन जाएगा सिटीजन, बट एक और शर्त है 12 मंथ तक उसको इंडिया में रेसिडेंट की तरह रहना होगा एप्लीकेशन रजिस्टर करने के पहले से। अब मैं ये क्लियर कर देती हूँ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या होता है। तो उससे पहले हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया देखेंगे जो कि PIO का सब यूनिट होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वही होंगे जो PIO होंगे, और ये जो होते हैं OCI ये लाइफ टाइम के लिए इंडिया में आ सकते हैं। इनके पास बस राइट टू वोट का अधिकार नहीं होगा और किसी को इलेक्ट करने का भी इनके पास अधिकार नहीं होता। और 2015 में एक एक्ट आया जिसकी वजह से PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, ये कार्ड लेने के लिए भी पैसे लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने एप्लीकेशन सबमिट किया है सिटीजनशिप का तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट देगी अगर वो पॉजेस करेगा इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन। सो लेट्स सी व्हाट आर दिस क्वालिफिकेशन। पहली क्वालिफिकेशन है जिस भी पर्सन को सिटीजनशिप चाहिए तो वो जिस भी कंट्री का है उस कंट्री में सिटीजन ऑफ इंडिया को भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। अगर वहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं मिल रही है इस प्रोसेस से तो हमारे यहाँ भी उस कंट्री के पर्सन को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इस प्रोसेस से। सेकंड क्वालिफिकेशन है अगर उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो जिस भी कंट्री की उसके पास अभी सिटीजनशिप है वो उसे रिनाउंस करनी पड़ेगी, और अगर ये जो शर्त है ये एक्सेप्ट करता है तो उसको मिल जाएगी। थर्ड क्वालिफिकेशन है एप्लीकेशन सबमिट करने के जस्ट बाद 12 मंथ जो है वो इंडिया में रिसाइड कर रहा है या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और अगर वो पार्टली 6 मंथ गवर्नमेंट सर्विस में है और 6 मंथ रिसाइड कर रहा है तब भी उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब आपने ये तो देख लिया कि एप्लीकेशन फाइल करने के 12 महीने पहले आपको कैसे मिलेगी, वो आपने थर्ड पॉइंट में देख लिया। अब ये 12 महीने के पहले जो 14 ईयर का पीरियड है और इस 14 ईयर का जो पीरियड है इसमें एग्रीगेट 11 ईयर्स इसको डिसाइड करना होगा इंडिया में या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये पार्टली भी एक्सेप्टेबल है। और 5th पॉइंट है कि उस पर्सन का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और 6 पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज स्पेसिफाइड है उसकी एडिक्वेट नॉलेज उसको होनी चाहिए। 7th पॉइंट है सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस पर्सन के अंदर इंटेंशन होना चाहिए इंडिया में रहने का, और इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें अच्छा खासा अपना योगदान दूँ, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी अपना अच्छा खासा योगदान दूँ। ये सारी जो भावना है फीलिंग है वो उसके अंदर होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है ये सारी कंडीशन वेव ऑफ कर सकती है अगर उस पर्सन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की है, साइंस की फील्ड में, फिलॉसफी की फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमन प्रोग्रेस या किसी भी फील्ड में, तो उन्हें बिना किसी कंडीशन के इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी। नाउ द 5th मेथड इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये मेथड बोलता है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है कि कौन से लोग इंडिया के सिटीजन बनेंगे, और वो जो लोग हैं वो नोटिफाइड डेट से ही सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 को इशू किया था अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें वो सब लोग क्या बन गए थे, इंडिया के सिटीजन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है रिनंसिएशन, सेकंड है टर्मिनेशन एंड थर्ड है डेप्रीवेशन। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं रिनंसिएशन के साथ।
तो कोई भी इंडिया का सिटीज़न फुल एज का है और कैपेसिटी भी है उसके पास, तो वो रिनाउंस कर सकता है इंडिया की सिटीज़नशिप उसकी मर्ज़ी से। और ये जो डिक्लेरेशन है, ध्यान रखना है कि वॉर के टाइम पे नहीं करना है। और अगर आप ऐसे टाइम पे कर रहे हो जब इंडिया किसी वॉर में इंगेज्ड है, देन गवर्नमेंट विदहेल्ड कर देगी आपका रजिस्ट्रेशन। और वो जो पर्सन है वो जब रिनाउंस करेगा सिटीज़नशिप इंडिया की, तो उसका जो बच्चा है वो भी इंडियन सिटीज़नशिप लूज़ कर देगा। बट वो बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो वो वापस से अपनी सिटीज़नशिप रिज्यूम करवा सकता है। सेकेंड है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडियन सिटीज़न वॉलंटरली अनदर कंट्री की सिटीज़नशिप का एक्वायर करता है तो उसकी सिटीज़नशिप जो है, इंडियन सिटीज़नशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। बट यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर इंडिया किसी वॉर में इंगेज्ड है तब तक के लिए ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होगा। अब थर्ड है आपका बाय डेप्रीवेशन। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कंपलसरी इंडियन सिटीज़नशिप को टर्मिनेट कर देती है अगर ये चीज़ें मिल जाती है तो। और अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें सिटीज़न करते हैं जिससे इनकी सिटीज़नशिप टर्मिनेट हो जाती है। पहला तो है, अगर कोई भी सिटीज़न सिटीज़नशिप को फ्रॉड तरीके से ऑब्टेन करता है तो उसकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। बी पॉइंट है, सिटीज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टूवर्ड डिसलॉयल्टी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे उस पर्सन को सिटीज़नशिप मिली वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इज्जत ही नहीं कर रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानता है, तो ऐसे केस में उसकी सिटीज़नशिप ले ली जाएगी। सी पॉइंट है, ऐसा कोई सिटीज़न जो एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग अ वॉर अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी तो भाई सिटीज़नशिप गई। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है अभी, और पाकिस्तान हमारा क्या हो गया, फिर एनिमी कंट्री हो गया इस दौरान पे। और इस टाइम पीरियड में अगर वो चुपके कुछ भिजवा रहा है तो उसकी तो सिटीज़नशिप गई पकड़े जाने पर। और अगर एनिमी कंट्री के साथ बातें करता भी पकड़ा गया ना वो तो गया, उसके साथ सिटीज़नशिप भी गई। अब डी पॉइंट है आपका कि मान लो कोई सिटीज़न है जिसको रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीज़नशिप मिल गई है और उसी के बाद विदिन 5 ईयर अगर उसको जेल में डाल दिया जाता है 2 साल के लिए तो उसकी सिटीज़नशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब लास्ट पॉइंट है आपका कि मान लो किसी सिटीज़न को सिटीज़नशिप मिल गई है और उसके बाद वो इंडिया के बाहर जाकर किसी और कंट्री में 7 साल के लिए कंटिन्यूसली रह रहा है तो उसकी सिटीज़नशिप ले ली जाएगी। तो इसी के साथ आपके इस टॉपिक का भी हो जाता है डी एंड। बाय द वे, आई नो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को अपना हाफ डे डिनोट करना पड़ रहा था और वो मैं कर नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, और मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिल पाता है। मैं करंट अफेयर का तो जल्दी हो जाता है, बट ये लॉन्ग वीडियो में बहुत टाइम लगता है यार। मैंने तो वीडियो अपलोड करके अपना काम कर दिया है, अब आपको करना है। पहला काम तो है आपको वीडियो को लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और फिर कमेंट करना है। अब इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा।